हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जिसका एग्ज़ाम जनवरी 2024 में आयोजित होने वाला है और इसी क्रम में आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की हमारी पहली क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हमने हिंदी के अब तक 2 लेक्चर्स हिंदी पैडागोजी के हमने 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया है। जिन्होंने अब तक उस क्लास को ना देखा हो, एक बार ज़रूर देखें, आपको वहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन्वायरमेंट की भी क्लास हमारी हो चुकी है, तो इन सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। आपको अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और इसी क्रम में आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की पहली क्लास है और शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला ही प्रश्न हमारा लेव वाइगोत्स्की से है। किससे है? तो वाइगोत्स्की से है। करेक्ट। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत क्या है? समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे और किस सिद्धांत में आप विश्वास रख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की का कौन सा सिद्धांत है? समाज संरचना सिद्धांत है। तो बच्चों के आकलन के लिए आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला है कि सहयोगी प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे या मानकीकृत परीक्षण का स्टैंडर्ड, मानकीकृत क्या होता है? स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न पर या वस्तु पर बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। तो आप क्या करेंगे? लेव वाइगोत्स्की है तो आपके दिमाग में पहले ही चीज़ आनी चाहिए क्या कि ये ZPD की बात करता है। किसकी बात करता है? लेव वाइगोत्स्की। तो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करता है। तो जब आपको ये सिद्धांत आपके दिमाग में आए तो आप समझ जाएंगे कि बात किसकी है? सहयोग की है। तो आप कहाँ पे? ऑप्शन ए पे जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि सहयोगी प्रोजेक्ट। किसका? सहयोगी प्रोजेक्ट विधि का हम प्रयोग करेंगे बच्चों की आकलन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। दूसरा प्रश्न है अपनी कक्षा के व्यक्तिक भिन्नताओं यानी कि जो कक्षा के व्यक्तिक इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब हो गया इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है, यानी कि व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। यानी कि कोई कक्षा है और उसमें बच्चे क्या होंगे? व्यक्तिक भिन्नताएं तो होंगी क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चे होंगे। तो उनसे निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। शिक्षण आकलन के क्या हों? तो समान मानक तरीके हों। क्या ये सही है? शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हों। हर बच्चे को एक ही समान और एक ही मानक की कसौटी पे कसा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो क्या किसी बच्चे ने ज़्यादा अंक पाया उस आधार पर अलग कर दें और किसी ने कम अंक पाया उसको अलग कर दें? तो क्या जो कम अंक पाया है उस बच्चे में क्या हीन भावना का विकास हो जाएगा? तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आप विद्यार्थियों के लिए, खास करके प्राथमिक बच्चों के लिए, आप कठोर नियम को नहीं लागू कर सकते हैं। आंसर हमारा क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर होगा कि बच्चों से हम बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को हम क्या करेंगे? महत्व देंगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन, एक तरह से आकलन या अवलोकन हम कह सकते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। क्या आपके आकलन से विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होगा? तो क्या वह आकलन जो है सही होगा? बिल्कुल नहीं। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। देखते हैं आगे। यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तो क्या वर्ष के अंत में क्या होता है? आकलन वर्ष के अंत में एक बार नहीं, सुमेटिव क्या कहते हैं? संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं, वो वर्ष के अंत में एक बार किया जाता है। और क्या है? डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ये भी नहीं, क्योंकि अगर 2 बच्चों में अगर तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे, कोई बच्चा तेज होगा तो उसमें क्या आ जाएगी? उसमें जो है गर्व की भावना आ जाएगी और वो अहंकारी होता जाएगा। और दूसरा बच्चा जो कम अंक पाएगा उसमें क्या होगा? हीनता की भावना क्या होगी? विकसित होती रहेगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। आकलन कैसा हो?
उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि शिक्षक ने क्लास में कुछ पढ़ाया और फीडबैक लिया बच्चों से कि उस बच्चों ने उस टॉपिक को अच्छे से समझा या नहीं समझा। फीडबैक बच्चे दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षक ने अच्छा पढ़ाया है और उसका आकलन क्या है, उद्देश्यपूर्ण हो गया। आगे देखते हैं, अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ये NCF 2005 से है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 5, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट में NCF कहते हैं। क्या कहते हैं, NCF कहते हैं। NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका पूछ रहा है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तो शिक्षक क्या सत्तावादी होगा, अधिनायकवादी होगा? सत्तावादी होगा तो क्या करेगा शिक्षक? तो शिक्षक सर्वे सर्वा होगा क्लास में और बच्चे क्या होंगे, गौड़ हो जाएंगे। तो क्या ऐसा NCF 2005 ऐसी बात करता है? बिल्कुल नहीं। अधिनायकी यानी कि जो अधिनायक की तरह शासन करे शिक्षक, ऐसा भी नहीं। अनुमति परक भी नहीं, बल्कि NCF 2005 कहता है कि शिक्षक बच्चों के लिए क्या होगा, सुविधादाता होगा। क्या होगा, सुविधादाता की भूमिका निभाएगा। आपको NCF 2005, NCF 2009 और क्या कि राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इन तीनों पे आपको लेक्चर मिलेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2005 तो है ही है, NCF 2009 भी है और RTE 2009 के सिवा जो हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि NEP क्या है, NEP 2020 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन तीनों पे सेपरेट लेक्चर्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में, यानी कि विधिक कक्षा कैसा क्लासरूम कैसा है, डाइवर्सिटी है इसमें, डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। तो कक्षा में अपनी विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, कह रहा है। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं कि अनुसंधान सुझाते हैं, जो रिसर्च है, आज तक रिसर्च किए गए हैं, वे सुझाते हैं कि एक जो डाइवर्सिटी वो हमारा कक्षा है, विधिक कक्षा है, में अपनी विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र यानी कि अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है, या अधिगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो हम आपको आंसर एक क्या है हमारा, पहली चीज क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉजिटिव है, पी लिख रही हूँ मैं पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव है तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर होगा कि अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, यानी कि पॉजिटिव हमें आंसर भी मिल गया। ये बात सीटेट निकालने की एक बेस्ट ट्रिक है कि आपका क्वेश्चन अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो आंसर भी आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी आपको निगेटिव मिलेगा। ये क्या है, ट्रिक्स है सीटेट पास करने के और बिल्कुल ये काम करते हैं। तो आगे देखते हैं, छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको विशेष आवश्यकता में, देखिए विशेष आवश्यकता में फिजिकली जो डिसेबल होते हैं वो बच्चे भी आते हैं, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ही आते हैं। तो कह रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, या डी है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, डी हमारा राइट आंसर है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा है कि विविध प्रकार की सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे, यानी कि जो डिफरेंट जो उनका सोशल स्टेटस अलग है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, कल्चरल स्टेटस अलग है, और ऐसे बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को क्या करती है, बढ़ाती है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग। तो यह कथन है, अब यह कथन कैसा है, गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, तो बच्चों के लिए
दुविधा उत्पन्न कर सकता है और भी स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। क्या बच्चे स्वयं को अलग अलग महसूस करेंगे इससे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी देखते हैं, सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आगे भी देख लेते हैं हम। आई होप आप लोगों को तो आंसर मिल ही गया होगा, बट इन दोनों ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, और गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों ऑप्शंस का। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी हमारा क्या है? राइट आंसर है कि कह रहा है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। और यह कथन क्या है? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। आज की डेट में, आज की बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो जो है पीयर ग्रुप्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। बच्चे जो है किसका? पीयर ग्रुप्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि उनका पीयर ग्रुप कैसा हो, जो उस समूह के लोग कहते हैं वो उसी बात को मानते हैं। तो हमारे बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न क्या है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कि जो है बच्चा कैसा है? सुनने में असमर्थ है, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। और वैसा बच्चा, तो देखते हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा है, श्रवण और सार्थकता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। क्या? तो जो श्रवण और समर्थ, यानी जो श्रवण का मतलब हो गया सुनना, जो सुन सकते हैं, और समर्थ वाले बच्चे हैं, उनके साथ ही नियमित विद्यालय में नहीं, यानी कि उनको नियमित विद्यालय में क्या करें? हम ना भेजें, यह बात कहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि बी है कि केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं। केवल एकेडमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर क्या? व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चा कैसा है? सुनने में असमर्थ है। सी देखते हैं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि इस उपयुक्त सुविधा और साधन, क्या बच्चे को इसे होगा, क्या होगा? इसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। डी है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हमारा ऑप्शन कौन सा? सी राइट होगा। क्यों राइट होगा ये भी देख लेते हैं कि सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है। वो जो अन्य जो सुन सकते हैं बच्चे, उनके साथ भी हम विद्यालय में भेज सकते हैं। क्योंकि यदि उस बच्चे को हम उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करवाएं, उसको भाई जो सुनने वाली मशीन आती है वो दे दो, आप बच्चे को लगा दो, फिर बच्चा क्या है? नियमित विद्यालय में जाएगा और अच्छे से सुन भी सकता है और पढ़ भी सकता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि हम बच्चे को उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएं, तो बच्चा नियमित विद्यालय में जा करके बहुत अच्छा कर सकता है, और ऐसे बच्चे करते भी हैं बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं, 9वां प्रश्न हमारा क्या है? 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, तो उन विद्यार्थियों की विशेषता, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, उनकी विशेषता को पूछ रहा है। तो देखते हैं कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वह क्या है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ना तो वह आक्रामक होते हैं और ना ही क्या होते हैं? वे कुंठित होते हैं। आगे बी ऑप्शन हम देखते हैं कि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और उब जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह तुनक मिजाज होते हैं। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना। तो ये भी क्या होगा? रस्मी व्यवहार बच्चा नहीं करता है, बल्कि बी आंसर हमारा क्या है? सही है कि अगर बच्चा जो है क्या है? प्रतिभावान है और उसे अधिक चुनौतीपूर्ण गतिविधियां नहीं मिलेंगी तो वो क्या हो जाएगा? कम प्रेरित होगा और वो बोर हो जाएगा, उब जाएगा क्लास से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कोई शिक्षिका है, मान लीजिए आप ही हैं, कोई लड़की, मान लीजिए कि रीता है, और वो शिक्षिका है और अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती। कैसे बढ़ा सकती हैं? अपनी कक्षा में वो प्रभावी अधिगम को, सीखने को, अधिगम मतलब सीखना, इस बात को आप याद रखेंगे। तो कैसे वो सीखने को बढ़ा सकती है अपनी कक्षा में? तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियां के लिए पुरस्कार देकर, जो छोटी छोटी उपलब्धियां हैं और उसके लिए बच्चों को क्या करेंगे? पुरस्कार दे करके, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अभ्यास करवा के, या फिर सी है कि अपनी विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को
प्रोत्साहन देकर, तो क्या वह अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर वो करेंगी, अधिगम को बढ़ाएंगी, या फिर डी देखते हैं कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए अगर डी नहीं होता तो ऑप्शन सी हम सही कर सकते थे, लेकिन डी देखिए क्या है कि सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हमारा डी है, और डी ही क्या है, राइट आंसर है। क्यों है, देखिए कह रहा है कि प्राथमिक एक शिक्षिका है जो प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगी, तो कैसे बढ़ाएंगी, जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, वो सिलेबस का जो अपना कंटेंट है, उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को विद्यार्थी का जो जीवन है उससे संबंधित कर देंगे, जो उसका दैनिक जीवन है उससे संबंधित कर देंगे अगर उस कंटेंट को, उस विषय वस्तु को, तो वो कक्षा कैसे हो जाएगी, प्रभावी अधिगम हो जाएगा उसमें। तो हमारा डी आंसर क्या है, सही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा क्या है। 11वां प्रश्न है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में जो कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो आइए देखते हैं कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऐसा क्या सही है कि बच्चे जानकारी को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं। अगर कक्षा में कोई शिक्षिका कोई प्रकरण पढ़ा रही हैं तो क्या बच्चे निष्क्रिय होकर सुनते हैं, अब निष्क्रिय होकर के उस चीज़ को ग्रहण करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे एक्टिव भी रहते हैं, निष्क्रिय नहीं रहते बल्कि एक्टिव रहते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल बच्चे जो है समस्याओं का समाधान करते हैं और करना सीखते हैं। यही तो अधिगम है कि बच्चा क्या कर सके, समस्याओं का समाधान करना सीख सके। तो यानी कि बी तो सही है। देखते हैं बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, यानी कि बच्चे जो है क्या है, वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल बच्चे वैज्ञानिक शोध करता भी हैं। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, ये यानी कि बी सी डी हमारा सही होगा, ए सही नहीं होगा। तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए आप, ए जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए। तीनों जगह आपको ए दिखाई दे रहा है, बस आपको मिल गया बी वाला आंसर, बी सी डी सही है। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 12वां प्रश्न है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्चुअल, संप्रत्यय का मतलब क्या था, कॉन्सेप्ट होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल विकास है, डेवलपमेंट है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। तो देखते हैं कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है कि पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रश्न को अपने पास समझ जाना चाहिए, यानी कि पुराने जो प्रत्यय हैं उनसे किसी संदर्भ के बिना नए प्रश्न को अपने आप से, ऐसा नहीं है कि आप नए प्रश्नों को समझने के लिए पुराना जो है रेफरेंस आपको लेना ही पड़ता है, पुराने संदर्भों को आप बिल्कुल लेंगे। तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी क्या है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदल देंगे। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को कह दो रट्टा मारो और उनके जो गलत विचार है उसको सही विचार में आप बदल देंगे, ये भी नहीं हमारा आंसर सही होगा। सी देखते हैं कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे डी भी देख लेते हैं कि जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक उन दंड का उपयोग करना। तो ये तो कहीं से भी सही, 1% क्या 0% भी सही नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव क्या है प्रश्न हमारा, पॉजिटिव हमारा क्या प्रोत्साहन दे रहा है, पॉजिटिव है। तो प्रश्न अगर पॉजिटिव तो आंसर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और एक ही आंसर क्या है, हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों को क्या करना, बहुत से उदाहरण देना, मल्टीपल एग्जाम्पल्स देना और उन्हें जो है उनकी तर्क शक्ति है उसका उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उसी वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। यानी कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राथमिक प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के बच्चे हैं, तो किस वातावरण में जो है सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि किस वातावरण में वो सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं किस वातावरण में सीखेंगे वे, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भी अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चे का जो संवेगात्मक मतलब इमोशनल जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो संवेगात्मक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो और बच्चा अनुभव करे कि भाई बच्चे का भी इम्पोर्टेंस है, बच्चा भी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आगे और भी देखते हैं। वैसे आपको पॉजिटिव तो ये भी दिख रहा है, ऑप्शन ही हमें पॉजिटिव दिख रहा है, बट आगे तीनों ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है
शिक्षक एकाधिकारवादी, आपको मिल गया, ये लाइन पढ़ते ही आपको क्या मिल गया कि ये निगेटिव है। शिक्षक क्या एकाधिकारवादी, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, शिक्षक सुधारात्मक भूमिका निभाना कि एकाधिकारवादी। तो ये हमें ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं सी, कि जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता हो और बल दिया जाता है। मतलब मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता, क्यों सिर्फ और सिर्फ गणित विषय नहीं बल्कि सारे विषयों की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी देखते हैं, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने के, आप क्या मिल गया, यहाँ पे भी क्या निगेटिव मिल गया। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, यानी कि ए हमारा क्या हो गया, एकदम पॉजिटिव आंसर है, ए हमारा सही है। पॉजिटिव क्या है प्रश्न, तो पॉजिटिव हमें आंसर भी मिल गया। देखिए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भी अनुभव, और वे अनुभव करते हैं कि बच्चा क्या है, महत्वपूर्ण है, बच्चे को भी क्लास में इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आगे अब बढ़ते देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। कोई बच्चा है और वह क्या कर रहा है, तो खिड़की से अपनी एक कौवे को उड़ता हुआ देख रहा है और कहता है कि एक पक्षी, यानी कि बच्चा उड़ते हुए कौवे को देख करके अपनी खिड़की से और कह रहा है कि एक पक्षी। अब इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है, यानी कि वो बच्चा जो है, वो बच्चा उसके कैसे विचार है, क्या पता चलता है। आइए देखते हैं। ये है कि बच्चों की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। तो क्या ऐसा है कि जब बच्चा पैदा हुआ उसने इस धरती पे आया और वहीं से उसकी स्मृतियां भंडारित होने लगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, एक कोरा कागज होता है। समाज में आकर के वह सामाजिक प्राणी, समाज में सामाजिक संबंध विकसित होते हैं और उन सामाजिक संबंधों से बच्चे में सामाजिकरण का विकास होता है। तो यानी कि स्मृतियां पहले से नहीं भंडारित होती हैं, इस समाज में आकर के बच्चे की स्मृतियां क्या होती हैं, भंडारित होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं बी, कि बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चा खिड़की से अपनी विंडो से अगर कौवे को देखकर बोलता है कि एक पक्षी, तो यानी कि बच्चा कैसा है, बच्चे के माइंड में, बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है, किसका, पक्षी का कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में बन चुका है कि किसी भी उड़ती हुई चीज़ को, अगर आकाश में उड़ते हुए चीज़ को देख रहा है तो वो कह रहा है पक्षी, यानी कि इसका मतलब कि बच्चे के दिमाग में यह पक्षी का कॉन्सेप्ट बन चुका है, विकसित हो चुका है। तो बी तो सही है। सी देखते हैं कि बच्चों ने अपनी अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो है अपने अनुभवों को बताने के लिए वो भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या रहेगी, यानी कि कोई शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थियों को क्या कहे, क्या होगा, क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। भीतरी प्रेरणा का मतलब हो गया इंटरनल मोटिवेशन। कैसा, आंतरिक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहा है कि कोई शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थियों को क्या कह दे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा मिल जाए, उन्हें आंतरिक प्रेरणा मिल जाए, इंटरनल मोटिवेशन मिल जाए, बच्चे जो है अंदर से मोटिवेट हो जाएं किसी कार्य को करने के लिए। तो आइए देखते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, मतलब किसी बच्चे से तुलना करके कहा जा रहा है कि तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो। देखो उसने एकदम ठीक कर दिया। ऐसा हम किसी बच्चे से तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सी है कि काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। क्या हम बच्चे को ऐसा कहें, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन दें कि काम जल्दी करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी? नहीं, इससे बच्चा क्या होगा, बच्चा जो है बिगड़ता जाएगा। वो हर काम के लिए कहेगा मुझे टॉफ़ी दो फिर मैं काम करूँगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या नहीं होगा। डी क्या है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। हमारा एकदम मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर डी है कि क्या होगा, शिक्षिका कहेगी कि इसे करने की कोशिश करो, उसको क्या करेगी, मोटिवेशन देगी, इंटरनल मोटिवेशन देगी कि तुम सीख जाओगे। अगर कोशिश करोगे तुम करने की तो तुम क्या है, सीख जाओगे। यही क्या होगा, इंटरनल मोटिवेशन होगा। ये प्रोत्साहित करेगा बच्चे को उस काम को करने के लिए जिस काम को बच्चा नहीं भी करना चाहेगा, नहीं भी कर सकेगा। अगर इंटरनल मोटिवेशन दे दिया जाए तो वो बच्चा क्या करेगा, उस काम को बिल्कुल सही तरीके से कर लेगा।
आगे देखते हैं 16वां प्रश्न अपना। 16वां प्रश्न है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए दोनों प्रश्न क्या है, प्रश्न वही है, बस भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो आपको इंटरनल मोटिवेशन, यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है, इंटरनल मोटिवेशन कैसे दे कि जब बच्चा जो है किसी काम को करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो जाए। तो देखते हैं, उनमें चिंता और डर पैदा करेंगे। बच्चों में हम चिंता और डर पैदा करेंगे तो क्या बच्चे उससे प्रोत्साहित होंगे, उनमें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, तो क्या प्रतियोगिता जो है, प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, उनमें जो है प्रतियोगिता वाले टेस्ट लेंगे तो उससे उनमें ये इंटरनल मोटिवेशन आएगा? बिल्कुल नहीं। और सी है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता, क्या है कि उनमें जो है निपुणता पाने, क्या है, निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। डी है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर है कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने। बच्चे को हम क्या कहेंगे कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करो और उनमें जो अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हो उसमें निपुणता पाने में हम बच्चे को क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि शिक्षक क्या एक सुगम करता है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न है कि किसी प्रारंभिक कक्षा के प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी कि किसी प्रारंभिक कक्षा, यानी कि प्राथमिक प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है, कक्षा के प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे? तो कह रहा है सीखने के लिए जिस भी जिज्ञासु बने, यानी कि सीखने के लिए जिससे भी बच्चे क्या हों, जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ठीक है। रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। बिल्कुल नहीं, बच्चे को हम रट कर याद नहीं करवाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं कि दंडात्मक उपाय, बच्चे के लिए हम दंडात्मक उपाय का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे शिक्षक का सम्मान करें। हम शिक्षक का सम्मान करने के लिए क्या दंड का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक ला सके बच्चा, ऐसा भी नहीं, बल्कि ये हमारा राइट आंसर है कि सीखने के लिए जिस भी, यानी कि सीखने के लिए जिससे भी जिज्ञासु बने बच्चा और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे। यही काम हम क्या करेंगे, प्राथमिक कक्षा के प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। किसके लिए? विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय के प्रथम का है। यानी कि कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा, क्या होगा यहाँ पे, प्रथा होगा, प्रथा का है। प्रभावशाली विद्यालय की बात कर रहा है तो कौन सा है देखते हैं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो कह रहे कौन सा उदाहरण जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, तो कैसा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम की बात करता है क्या, प्रभावशाली विद्यालय। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ेगा। तो विकास देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, इसी से स्पष्ट है कि क्या है, सिरह पदाभिमुख। सिरह मतलब क्या हो गया, सिर, क्या हो गया, सिर, और पदाभिमुख यानी कि पैर, तो सिर और पैर की बात कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। तो क्या है, विकास का सिरह पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास कैसे आगे बढ़ेगा, तो सिर से पैर की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है, यही सिरह पदाभिमुख सिद्धांत कहता है विकास का, डेवलपमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 20 नंबर का प्रश्न है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि भाषा विकास के लिए बच्चे का अगर भाषा विकास देखें और उसके दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा, तो देखिए जन्म से पूर्व का समय। क्या जन्म से पूर्व का समय, बच्चा तो गर्भ में रहेगा, उस समय बच्चा क्या भाषा सीखेगा, तो ये संवेदनशील समय नहीं होगा। मध्य बचपन का समय, मध्य बचपन में भी बच्चा क्या करता है, तो मध्य बचपन में भी अपने बच्चे को जो है भाषाई विकास बच्चे का अच्छा हो जाता है मध्य बचपन में। और वयस्क अवस्था में तो बच्चा जब टीन एज में आएगा, वयस्क होगा, तो उस समय तो उसका भाषिक विकास डेफिनेटली और भी अच्छा होगा।
लेकिन जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है यह क्या होता है, सबसे संवेदनशील होता है। इसी समय बच्चा जो है भाषा का विकास सही से नहीं सीख पाता, समुचित ध्यान ना दिया जाए तो इसीलिए प्रारंभिक बचपन का समय होता है, सबसे संवेदनशील समय होता है। आगे देखते हैं, प्रश्न कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया। अब 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में क्या कर रही है, असाधारण प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी, यानी कि 6 वर्ष की लड़की है और वह खेल में क्या असाधारण यानी कि अद्भुत प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों क्या हैं, तो उसका जो है माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, यानी कि उसे किसी एकेडमी में भेजा जाता है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि स्वयं भी सप्ताह के अंत में वे लोग प्रशिक्षण देते हैं उस बच्ची को। तो बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम होंगी, यानी कि किसकी प्रक्रिया का परिणाम होंगी उसकी क्षमताएं। तो देखते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण क्या है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण का किसकी होंगी, तो देख लेते हैं। वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और परीक्षण का, या अनुशासन और पौष्टिकता का। वृद्धि विकास का नहीं बल्कि आनुवांशिकता और पर्यावरण। कैसे, देखिए माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं तो बच्चे के जीन में डेफिनेटली वो चीज़ें मिली हुई हैं कि आनुवांशिकता हेरिडिटरी तौर पे कि बच्चा आनुवांशिक रूप से वो भी क्या है, उसके ब्लड में ही चीज़ है, आनुवांशिकता में ही उसकी चीज़ है कि वह खिलाड़ी होगा। और दूसरी क्या है कि उचित, सबसे अगर ब्लड में चीज़ें हैं आपके जीन में हैं वो चीज़ें, लेकिन आपको उचित पर्यावरण और माहौल प्रशिक्षण नहीं मिलता तब भी वो चीज़ें डेवलप नहीं होती। तो इस बच्ची के साथ दोनों चीज़ें हैं कि उसकी जो है आनुवंशिकता में भी चीज़ें हैं और उसको अनुकूल पर्यावरण मिल रहा है कि क्या प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रही है और उसके माता पिता भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह उसका क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी है, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों जो है उसकी प्रतिक्रिया का परिणाम है कि बच्ची 6 वर्ष की है और खेलकूद में असाधारण प्रदर्शन कर रही है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के, ठीक है, यानी कि कौन से गौड़ क्या होगा समाजीकरण के, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गौड़ भाग हो सकते हैं, यानी कि जो समाजीकरण के गौड़ भाग की बात कर रहा है। गौड़ मतलब उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उन चीज़ों का। अब देखिए, परिवार और पास पड़ोस समाजीकरण की बात कर रहा है, ये सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। और समाजीकरण या सोशलाइजेशन में परिवार और पास पड़ोस तथा पीयर ग्रुप्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। बी देखते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और रिश्तेदार हो गए, निकटतम परिवार के सदस्य हो गए, ये सभी क्या हैं, और विद्यालय, ये सभी बच्चे के सोशलाइजेशन में समाजीकरण में बहुत योगदान देते हैं। लेकिन ऑप्शन बी की बात करें तो विद्यालय और पास पड़ोस ये क्या है, गौड़ हैं, क्या है, गौड़ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां प्रश्न। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मूल कारण क्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, संतुलन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, मानसिक प्ररूपों का समायोजन है, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन है। तो लेव वाइगोत्स्की की बात कर रहा है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो मूल कारण क्या होगा, बी सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगा। जैसे देखिए कि वाइगोत्स्की कहता है कि ज्ञान क्या है, सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। हम ज्ञान को क्या कहेंगे, सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 24वां प्रश्न देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, यानी कि किसी बच्चे का दिया गया जो विशिष्ट उत्तर है वह जो है कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि यह क्या है, देखिए स्टेटमेंट है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब देखते हैं उत्तर हमारा क्या होगा कि दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन का है, या सामाजिक संकुचन अनुकूलन का है, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की अनुकूलन का है, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन का। तो क्या है कि आप
कोहलबर्ग के नैतिक विकास स्तर की बात कर रहा है, उसकी किस सोपान में आएगा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, कोई लड़का अच्छा है अगर उसको अच्छा आप कहेंगे ईमानदारी के तौर पे कि हाँ बच्चा तुम ईमानदार हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो बच्चा अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, वह लड़की अपने आप को अच्छा महसूस करेगी। यानी कि किस पर आधारित है? अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन पर आधारित है। 25वां प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? यानी कि जीन पियाजे के अनुसार जो है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। पहला है ऑप्शन ए कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा कि जीन पियाजे की है, और जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की क्या हो? सक्रिय खोजबीन हो। बच्चा क्या हो? सक्रिय खोजबीन करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा, प्रारूप को हम क्या स्कीमा कहते हैं, और इस स्कीमा के निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। और इन दो प्रक्रियाओं को हम किस रूप में जानते, किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम किस नाम से जानते हैं देख लेते हैं। समायोजन या अनुकूलन कहते हैं, समावेशन या अनुकूलन कहते हैं, सामीकरण या संशोधन, या फिर हम क्या कहते हैं? समावेशन और समायोजन। क्या कहते हैं उसे? तो समावेशन और समायोजन कहते हैं। आगे देखते हैं 27वां प्रश्न आज का। 27वां प्रश्न है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो कह रहा है किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो कैसे? खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करेगा, आवृत्ति बार बार एक ही काम की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता जाए ये भी नहीं, बल्कि क्या करेगा? शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देगा। क्या करेगा? खोज को प्रोत्साहन देगा। आज 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यार ये भी क्या है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो गार्डनर ने दिया है। और हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय, ठीक है, यानी कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। क्या ये होगा हमारा सही? ताकि सभी बुद्धियां क्या हों? सभी बुद्धि विकसित हो सके। अच्छा, बी है कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। ठीक, सी है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक वीडियो से, यानी कि वैकल्पिक क्या है? वैकल्पिक विधियों होगा। क्या होगा? वैकल्पिक विधियों से। क्या है? यह विधियों है। वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और क्या है? क्षमता भाग्य है और अवधि के भीतर नहीं बदलता। यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को क्या करे? वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए और बहुबुद्धि को किस रूप में ले? तो एक रूपरेखा के रूप में ग्रहण करे। ठीक है, आज का देखते हैं सेकंड लास्ट 29वां प्रश्न हमारा। 29वां प्रश्न है कि कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को यह कहते हुए अपने आप से बात करती है। ठीक है, यानी कि एक जो है कोई 5 वर्ष की लड़की है और एक टी शर्ट को क्या कर रही है? वह तह कर रही है, मोड़ रही है। क्या कर रही है? तह कर रही है, फोल्ड कर रही है, मोड़ रही है, और उसको तह करते हुए अपने आप से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? देखिए, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। क्या वो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है? अब देखिए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। जीन पियाजे क्या कहेगा? तो इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा। और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को
नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। आगे देख लेते हैं। और जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि वाइगोत्स्की से खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण, बिल्कुल नहीं कि अनुकरण, बच्चा अपनी माँ का अनुकरण नहीं कर रहा है, बल्कि बी हमारा राइट आंसर है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, लेकिन वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या किस रूप में करेगा? निजी भाषा से। बच्चा क्या कर रहा है? अपनी निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित रूप से करने का प्रयास कर रहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है 30, लिंग है यानी कि जेंडर क्या है? तो एक जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या फिर सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना, ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ठीक है, क्योंकि लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष का जैविक संरचना ही नहीं बल्कि क्या है? दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं हैं। इसीलिए लिंग क्या हमारा? सामाजिक संरचना है। तो ये थी आज बाल विकास की पहली क्लास हमारी, और आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलती जाएंगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।